हमने बड़ा यूनाइटेड और बड़ा मैच्योर फ्रंट रखा कि वी डू नॉट वांट वॉर, वी वांट पीस। 2019 और 20 में जहाज आना शुरू हुए तो हमारी डिस्पैरिटी हो गई थी बाकी से। भारत का पहली मर्तबा दुनिया ने नुक्ता नजर तस्लीम नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि शो के प्रोड्यूसर्स को भी पता था कि कॉन्वर्सेशन यहाँ जाएगी। पानी बंद करने या जारियत की दोबारा कोशिश की गई तो मजीद ताकत से जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोदी को मुतनब्बे कर दिया। सिंध भर में मार्का हक की शानदार कामयाबी पर यौम फतह। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का आज सुबह भर में जश्न का ऐलान। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां और खुसूसी तकारीब का इनेकाद होगा। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन पर कैसे फतह हासिल की। पाकिस्तानी G10 और JF-17 थंडर के हाथों दुश्मन को कैसे शिकस्त की हजीमत का सामना करना पड़ा और कैसे फ्रांसीसी राफेल और रूसी दिफाई निज़ाम S-400 पाक चीन दिफाई टेक्नोलॉजी के आगे ढेर हो गए। प्रोग्राम में तफसील बताएंगे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत बन गए। पाकिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते औरंगजेब सबसे ज्यादा सर्च किया गया। एयर वाइस मार्शल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुनफरिद अंदाज और अंदाज बयां भी सोशल मीडिया पर वायरल। अफवाज पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद आलमी मीडिया पर भारत को मुसलसल हजीमत का सामना है। PS मॉर्गन शो में मेजबान के तासुबी रवैये के बावजूद हिना रब्बानी खर और इन्फ्लुएंसर शहजाद खयाज शेख के दलाइल के आगे भारतीय मेहमानों की सुर्खी। भारतीय साफी बरखा दत्त और रणवीर दलील के बजाय टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते रहे। मारूफ बरतानवी पर्सनैलिटी के शो का अहवाल भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और मानसून कमिंग सून। गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। माहिरीन ने रवां साल वक्त से पहले बारिशों की पेशगोई कर दी। मुमकिन तौर पर जून और जुलाई में खूब बरखा बरसेगी। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया बोल है में खुशामदीद नाज़रीन, सुबह खैर। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। तो फर्स्ट स्टोरी, सबसे पहली चीज़ ये है कि कल हमने देखा कि किस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया और इस ऑपरेशन में शरीक अफसरों जवानों से उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी उनके हमरा थे। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही है। पसरूर और छावनी के दौरे के मौके की अगर बात करें तो सरान और जवानों से खिताब में भारत को दो टोक पैगाम भी दे दिया गया। फैसल साथ साथ हर कीमत पर इसका दिफा करेंगे, इस अज़म का इजहार किया गया है। अगर पानी की बात करें, पानी बंद करने का सोचा तो फिर खून और पानी इकट्ठा नहीं होगा। मोदी को पेशकश की गई कि आए कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात करें और खिते को अमन का गहवारा बना लिया जाए तो बेहतर होगा। सबसे आइकॉनिक पिक्चर्स ये थी कि जनरल आसिम मुनीर वॉज ड्राइविंग और शहबाज शरीफ उनके बराबर में बैठे हुए थे। क्या मजीद गुफ्तगू हुई, पहले सुन लीजिए। अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं। हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे, थानेदारी उसका जो झूठा फसाद था वो पाश पाश होके वो तबाह हो चुका है। और उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला। जमीन पर जिस तरह आपने दुश्मन को उनके ठिकानों को बर्बाद किया, इस जंग में आपने साबित कर दिया। रवायती जंग में भी बहुत तवाना है और उसका बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं। और 24 करोड़ आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूँ।
हमारी अमन की ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए, ये तो वाज़ेह कर दिया गया है। पाकिस्तान की दुनिया के सामने स्टैंडिंग क्या है ये भी सबको बड़े अच्छे से पता चल गया। लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल पे सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन सुमेता उजाला में ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेता, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। और क्या कहेंगी भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियादुल मसूस की तारीख की अगर बात करें तो तारीख़ी फ़तह के बाद सिंध भर में यौम तशक्कुर यकीनी तौर पे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में खुशी का समा है। मार्का हक़ की शानदार कामयाबी ना सिर्फ शुक्रगुजारी का दिन है बल्कि गैरत, जुर्रत, कौमी वहदत की फ़तह का भी दिन है। हमारे जवानों की अगर सुमेता बात कर लें तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बता दिया, दुनिया के सामने बताया कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान अपने बुज़दिल दुश्मन को किस तरह से जवाब दे सकता है। तो सुमेता समझती हैं यकीनी तौर पे दुनिया पे धाक भी बिठा दी गई है और पाकिस्तान ने ये भी बता दिया है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। और वाकई में आज ऐसा दिन है हमारी सबकी लाइफ टाइम की। ये पहली ऐसी वॉर थी, ऑब्वियसली हमने तो इससे पहले वॉर नहीं देखी थी। और आई थिंक हर इंसान, 24 करोड़ अवाम जो है वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ी भी थी। जिस तरह से हमने डट के मुकाबला किया, और सबसे अच्छी बात, हमने एज ए मैच्योर नेशन पूरे दुनिया को ये दिखाया है कि हम एक मैच्योर नेशन है, हम वॉर नहीं चाहते। हमने बार बार ये कहा कि हम वॉर नहीं चाहते, वी आर अ पीस लविंग कंट्री, हम पीस चाहते हैं। मगर अगर आप हमें इंस्टिगेट करेंगे या हमारे लैंड पे, हमारे वतन पे, हमारी ज़मीन पे अगर आप इस तरह के हमले करेंगे तो वी विल रिटेलिएट। और हमने रिटेलिएट किया। और जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, और पूरी दुनिया ने देखा। वो वेस्ट हो, वो ईस्ट हो, वो साउथ हो, वो नॉर्थ हो, जहाँ भी थी वो पाकिस्तान फोर्सेस की, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की गूंज थी। वो हमारे एयरफोर्स के जवान हो जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी भी और अपनी स्किल्स भी, देखिए आपने सुना होगा कि जो टेक्नोलॉजी उधर भी है बॉर्डर के उस पार, और जो बॉर्डर के इस पार हमारे पास भी है। नो डाउट हम सबके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन उसको यूज़ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने किया, जो स्ट्रैटेजीज हमने वो करी, वो वाज अनबिलीवेबल। जो दुनिया, जो भारत जो है जिस तैयारे पे, जिस राफेल के ऊपर इतना घमंड करता था, उसको पाक फौज ने मार गिराया। एंड विद इन मिनट्स हमने जो है ये कार्रवाई करके जो है पूरी दुनिया को दिखाया कि व्हाट पाकिस्तान इज। और हमने बड़ा यूनाइटेड और बड़ा मैच्योर फ्रंट रखा कि वी डू नॉट वांट वॉर, वी वांट पीस, बट इफ यू विल अटैक अस। और आप खास तौर पे देखिए अभी भी द मैच्योरिटी लेवल ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पॉलिटिकल पाकिस्तान इज कि हमने उनकी किसी भी सिटीजन्स के ऊपर हमला नहीं किया, ना रात में किया ना उसमें किया। हमने जहाँ से हम टारगेट हो रहे थे, जो मिलिट्री थी वहाँ के उस पे वो हुआ। सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एज अ नेशन कि जिस तरह से भी ये सारी चीज़ें हुई पूरे खित्ते में, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोग अब हमें, हमारा एक तो हमारा अपना ज़ाती फ़ख्र जो है वो है, हमारा सर जो है बुलंद हुआ है, हमारी पाक फ़ौज की वजह से हुआ है, हमारे जवानों की वजह से हुआ है। इसी उसमें आज हम यौम तशक्कुर जो है मना रहे हैं। और सिर्फ पूरे सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और हमारी आवाम मिल के जो है अपने आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करेगी। व्हाट आर द प्लान्स, किस तरीके से मनाया जा रहा है, रैलियां होंगी, क्या होगा? कराची में फैसल हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो रैलीज की फॉर्म में सब जो है वो सीव्यू पहुंचेंगे, जहाँ पे निशान पाकिस्तान है। हम सब वहाँ इकट्ठा होंगे, वहाँ पे आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ पे मिली नगमे, वहाँ पे सिंगर्स होंगे, वी विल सेलिब्रेट वहाँ पे भी। और दूसरा आज हमारा एक और इवेंट है जो नासिर शाह साहब और शजील साहब उन्होंने भी एक इवेंट रखा हुआ है। तो थ्रू आउट द डे हमारा कोई ना कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे वी आर सेलिब्रेटिंग, हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। फखर से हम सबके सर बुलंद है, तो आई थिंक दिस इज टाइम टू सेलिब्रेट। इट इज
बिल्कुल, दिस इज़ टाइम टू सेलिब्रेट। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है समिता कि पूरे पाकिस्तान में तो खुशी का समा है, रैलियां निकाली जा रही है, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। लेकिन अगर मोदी की बात कर ली जाए, भारत में तो शोक का ही समय यकीनी तौर पे जो नरेंद्र मोदी हैं, एक सिचुएशन बन गई है कि नरेंद्र मोदी बेचारे अब फेस सेविंग के लिए जगह तलाश करते फिर रहे हैं या फिर झूठे बयानिए दे रहे हैं और आवाम को अपनी बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान में तो यकसा सूरत हाल मुख्तलिफ है। पहले तो मैं बोलूंगी कि नरेंद्र मोदी का जो आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं गौहर, तो हु इज नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी वाज अ बैंड पर्सन जिसको यूएस सॉइल पे आना अलाउ भी नहीं था। ये तो इंडिया के साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुई कि उनको ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला या बना, जो जिस तरह भी वो बने, आई डोंट, वो उसमें डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद ही उनको जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन, ऑफ अ कंट्री। So he was a bad person. He's a psycho in the head. He wants war. दुनिया आजकल वॉर नहीं, डायलॉग से बात करती है। He is one person जो वॉर हंग्री है। तो उनके बारे में तो क्या है, बल्कि और हमें तो पाकिस्तान में आप अपने मीडिया को भी हमें वो करना है, जिस तरह से आप सब ने मैच्योरिटी से, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने कवरेज की है इस पूरे वॉर की, इस पूरी जंग की, दैट इज कमेंडेबल। क्योंकि जो वहां हमने देखा वो किसी स्टार प्लस के ड्रामे, जो उनका एक इंडिया का एक अंदाज है, हर चीज को वो डिश 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 वाला करने वाला, हमने तो वही देखा। हमने सच्ची रिपोर्टिंग या सच्ची जर्नलिज्म वहां पे नहीं देखी। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल, ऑल्सो हैट्स ऑफ टू एवरी टीवी चैनल के मीडिया जिन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबली वो किया और हमें पैनिक नहीं मचाने दी। वहां पे तो ऐसा लग रहा था, आपने उनका मीडिया वो देखा होगा, जो भी उनकी कैंपेन थी या क्या थी, इट वाज सो इररिस्पांसिबल कि ऐसा लग रहा था कि जी कराची तो खत्म ही हो गया, कराची में तो ये हो गया, फलाना शहर में ये हो गया, लाहौर में ये हो रहा है। और हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मुल्क में कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। वी हैड आवर ट्रस्ट इन द आर्मी। हमारा ट्रस्ट आप लोगों पे भी था, जो आप रिपोर्टिंग कर रहे थे वो एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी और इससे कोई पैनिक नहीं क्रिएट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई थिंक कि इससे ज्यादा मैच्योरिटी पाकिस्तान या कोई भी मुल्क नहीं दिखा सकता, जिसके हर लेवल पर, फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस टू आम आवाम, वी वर ऑल ऑन वन पेज, वी वर ऑल एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर नेशन। दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। बहुत खुशी है हम सबको कि एक चीज़ मैं चाहूँगा कि सिंस वी बिलोंग फ्रॉम सिंध, और मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से दुनिया की तरफ ये पैगाम जाए। दूसरी तरफ से हमने देखा, कल ही खबर आ गई थी कि वो उनके बीजेपी के रहनुमा हैं, वो जो उनकी कर्नल थी मुसलमान खातून, उनको अब जो है वो उन्होंने दहशतगर्दों की बहन करार दिया है। दूसरी तरफ यहाँ कराची से लेके और रन तक, यानी कि कराची से लेके थर पारकर तक, यू नो, चाहे वो मुस्लिम था, हिंदू था, ईसाई था, लाहौर में सिख बरादरी, एवरीवन वाज लाइक कि वी आर वन फॉर दिस नेशन, हम एक हैं। सिंध में जितनी बड़ी हिंदू बरादरी थी, मैसेजेस मेरे पास आए कि यार वी आर वन फॉर द नेशन, और उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं हमें। सो पाकिस्तान ने सिर्फ ये पैगाम नहीं दिया है कि हम दिफा कितना अच्छा करना जानते हैं, पाकिस्तान ने दिफा भी दिया है कि चाहे हमारी कोई भी बरादरी हो, हम सब एक पेज पे थे। देखिए, जब फैसल पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान में तो ये सारी, मुझे तो बुरा भी लगता है जब हम माइनॉरिटीज कहते हैं, यू नो, एवरीबडी, ये जो भी पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी है, और इसके हमें किसी को सबूत देने की भी ज़रूरत नहीं है, और इनकी लॉयल्टी या किसी उस पर भी बात करने की वो नहीं है, बिकॉज सब उतने ही पाकिस्तानी थे और सब ने अपनी उतनी ही पाकिस्तानियत दिखाई है। अभी I think one of the people, one of the armed forces में भी हमारा एक क्रिश्चियन ब्रदर है, भाई है जिसने वो किया। और I think कि पाकिस्तान का सबसे अच्छी बात ही यही है कि हमने सारे रिलीजन को सेलिब्रेट किया। हम इंडिया की तरह मुसलमानों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर, आपने खुद देखा कि आप इंडिया का वो उठा के देखिए कि जब से बीजेपी आई थी क्या हालात है मुसलमानों के। वो इंडिया में मुसलमानों को तो कुछ समझते ही नहीं है, वो सिखों को कुछ नहीं समझते। भाई, आपके इंडिया के अपने लोग हैं, वहां के पैदा हुए हुए लोग हैं, उनको आप इज्जत दें। दे आर इंडियंस, दे आर इंडियन मुस्लिम्स। हम तो यहाँ पे हर एक को इज्जत देते हैं, हर एक पे। आप देखिए, एज पीपल्स पार्टी भी अगर मैं बोलूँ, हमने दिवाली, होली, ईस्टर,
सब मनाया। हमारा डिप्टी स्पीकर जो है वो नवीद एंथनी भाई इज क्रिश्चियन, और हमने उनके साथ हर चीज सेलिब्रेट की, हमने अपनी आवाम के साथ सारी चीजें सेलिब्रेट की हैं। एंड वी शुड, हमारा तो रिलीजन ही हमें ये सिखाता है कि वी शुड हैव टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स। बिल्कुल, टॉलरेंस वी हैव टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन स्मिता, आप समझती हैं कि ख़ास तौर पे अगर सिंध की बात कर ली जाए या कराची की बात करें और पूरे पाकिस्तान की, यही सूरत हाल देखने में आती है कि जो कारोबार माइनॉरिटीज़ कर रही हैं, चाहे वो हिंदू हो या कोई और भी हो, चाहे वो पाकिस्तानी नहीं भी हैं, मुसलमान नहीं भी हैं, वो कारोबार भरपूर तरीके से कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत उनको भरपूर प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है कि आप अपना जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वो खुल के करें। भारत की अगर मिसाल ले ली जाए, भारत में क्या कुछ हो रहा है, तोड़ ही जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है, मुसलमानों को वहाँ पे जलील किया जा रहा है। मतलब अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत मैंने एक जैसे सोशल मीडिया पे हमने सारी देखी, हमने मीम्स भी देखी, हमने हमारे वी हैव टू आल्सो नॉट फॉरगेट कि हमारी जो यूथ है, हम सब ने जो है उधर भी हमने उस वॉर फ्रंट पे भी हमने बड़ा अच्छा काम किया, यू नो, क्योंकि एक सोशल मीडिया की भी जंग चल रही होती है। वो भी उसमें आपको भी पता है, मैंने भी वीडियोस देखी, आपने भी वीडियोस देखी कि वहाँ पे एक इंडिया की कोई वीडियो आई भारत की कि वहाँ पे कराची कोई बेकरी थी, राइट? उनको ये नहीं पता कि कराची बेकरी, वो पता चला जी कराची बेकरी कोई कराची से जाके तो नहीं बनाएगा ना वहाँ पे। कराची की बेकरी उन्होंने कोई हिंदू थे जिनकी थी, वो उसको भी तोड़ रहे थे। तो आपने तो अपने हम तो मतलब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अपने मुल्क की किसी भी बिजनेस को कोई उसको डैमेज हो, लेकिन वो तो अपने ही बिजनेसेस डैमेज कर रहे थे। दिस इज क्रेजी, लूडिक्रस है। मतलब सोचने में भी आपको वो होता है कि जंग चल रही है, यू नो, जंग में किसी इस साइड का भी उस साइड का भी सबका नुकसान होता है, राइट? वो जिस तरह उन्होंने बोला अपने राफेल्स गिरने के बाद कि आई कांट टेल यू कि हमारा कितना नुकसान जेट्स हमारे गिरे या नहीं, क्योंकि वॉर में तो नुकसान होता है, बट वॉर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना अपनी आवाम की एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें उस तरह प्रोटेक्ट करें। और इस जंग में मेंटालिटी जो है ना वो खुल के सामने आई है। और पाकिस्तान मेंटालिटी 100 आउट ऑफ 100। भारत 6 मिल का तो वो चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ऑन मेंटालिटी एंड मैच्योरिटी 100 आउट ऑफ 100। एब्सोल्युटली। वो कराची बेकरी के साथ अपने कुछ भी करें भाई, हम तो बॉम्बे बेकरी हैदराबाद का केक भी खाएंगे और यहाँ न्यू दिल्ली जावे बैठ के न्यारी भी। वेरी गुड पॉइंट फैसल के हमारे पास भी बॉम्बे बेकरी, हमने तो जाके वहाँ पे कुछ नहीं करना शुरू कर दिया। We all go to Bombay Bakery. Yeah, this doesn't make sense. See, everything that happened in is war में पाकिस्तान का maturity level, पाकिस्तान की अवाम जो कि हम लोग you know जब हमारे इंटरनल मसले चल रहे होते हैं हमारे बड़े डिफरेंट होते हैं, बट द यूनाइटेड फ्रंट जो हमने पुट अप किया है, जो हमने दिखाया है पूरी दुनिया को, सोचिए द बिग प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर सेइंग मैं तो कहता हूँ सुमेधा कि आज जब सिंध जो हुकूमत जब सेलिब्रेट कर रही होगी ना, तो कम से कम हैदराबाद में लोगों को सिंध हुकूमत की तरफ से बॉम्बे बेकरी का केक फ्री होना चाहिए। ठीक है, और अगर कुछ बच जाए तो वो जरा 2 डब्बे इधर भिजवा देगा। थैंक यू सो मच सुमेधा अफजाल सईद हमारे साथ मौजूद। और आज सिंध भर में जश्न मनाया जाएगा, जश्न पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और आई वाज जस्ट थिंकिंग वन थिंग कि ये मई का महीना है, अभी 28 मई आना है, और क्या शानदार सेलिब्रेशन होगी उस दिन तो मेरे ख्याल से भारत वाले जो है वो जो है मोदी टाइप सर्व खा लेंगे वो। लेकिन खैर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद जो है उनकी इस वक्त बहुत धूम मची है, बड़े चर्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, होना भी चाहिए। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से ज़्यादा यकीन कीजिए भारत में उनके बड़े चर्चे हैं, क्योंकि भारत पे लर्जा जो तारी कर दिया। साथ साथ औरंगजेब अहमद हालिया दिनों में गूगल पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत भी बन चुके हैं। और गूगल ट्रेंड की अगर बात करें तो 12 मई की रात है 2 बजे औरंगजेब की तलाश के रुझान ने बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर गुज़िश्ता हफ्ते का सबसे ऊंचा पॉइंट हासिल किया। इसके बाद से अब तक अवामी दिलचस्पी इस तरह बरकरार है। जो एयर वाइस मार्शल की बात करें तो उनकी मकबूलियत वाज़े सबूत है, और वाज़े सबूत ये भी है कि भारत में जिस तरह से चीखें निकल रही हैं और उनकी बात की जा रही है, और जो एक 6-0 उन्होंने एक फिगर बताया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है भारत। वही बात जो बार बार हम कर रहे हैं, और यू नो ये बात बोर भी हमें होने नहीं दे रही कि एक औरंगजेब ने
700 साल तक भारत को जो है वो परेशान करके रखा। अभी तो वो औरंगज़ेब की वहाँ पे जो मुग़ल बादशाह थे औरंगज़ेब, उनकी जो कब्र है या वो है उसको वो कुछ करना चाह रहे थे, तो दूसरे औरंगज़ेब ने आके उनकी कब्र खोदना शुरू कर दी। एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। वी हैव गॉट मोर स्टोरीज टू टेल यू, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुश आमदीद। खातिन हज़रात, वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग मार्का हक, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई दौर की जंग हुई है। और इस दौर की जंग में अगर आप उन तैयारों की बात करें जो हमारे वॉर हीरोज़ थे, 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे, उनमें हमने क्या कुछ इस्तेमाल किया। हमने BVR मिसाइल्स इस्तेमाल किए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ये दौरा रहा, और पाक फ़िज़ाई की जानिब से हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल पाक फ़िज़ाई की साइबर फोर्स और स्पेस कमांड सेंटर ने भी भारत को नाकुचने चबवाए। अब इंट्रोड्यूसिंग टू यू पाक फ़िज़ाई के J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने तो भारत की फ़िज़ाई बर्तरी, जो कभी थी नहीं लेकिन वो इसको कहते थे कि ये है, उसको तो खाक में मिला दिया है। नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस के ये J-10C तैयारा क्या है। 4.5 जनरेशन का ये तैयारा इस वक्त पाक फ़िज़ाइया का फ्रंट लाइन तैयारा है। देयर यू गो, ये है वो तैयारा कि जिसने इस बार भारत के जो अज़ाइम थे उनको खासो खाशाक किया है। इसकी स्पीड आप देखें, माक 1.8 की रफ्तार से सफ़र करने वाला ये J-10C चीनी साख्ता तैयारा, इसका द कोड नेम इज़ ड्रैगन, WS-10 इंजन का हामिल है। 11 हार्ड पॉइंट्स के साथ J-10C मुख्तलिफ अक़साम के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और बॉम्ब्स ले जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात ये थी इस बार कि ये जो जंग हुई है, ये जंग बॉर्डर क्रॉस करके नहीं लड़ी गई है, बल्कि हमने अपनी साइड से उनको मारा। और कितनी दूर से मारा है थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे। खतरनाक, इसमें सबसे अहम जो बात है, खतरनाक हथियार PL-15 मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल। पाक फ़िज़ाइया ने पहले ही मुठभेड़ में PL-15 मिसाइल से भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे मार गिराए। ये PL-15 मिसाइल से शिकार होने वालों में इंडियन जो एयरफोर्स के जो गुरूर था, घमंड था, द रफ़ाएल, वो शामिल था। चलिए अब थोड़ी सी कंपैरिजन अगर कर लें कि J-10C और भारतीय तैयारे, वैसे तो कोई कंपैरिजन है नहीं यकीनन, जो इस वक्त जंग हो चुकी है। सो देयर यू गो, हमारे सामने मौजूद है J-10C और रफ़ाएल। और अगर हम इसकी बात करें, इसका मिशन टाइप जो है वो दोनों ही मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स हैं। स्पीड जो है दोनों की इट्स सेम, 1.8 मार्क एंड 1.8 मार्क। और उसके बाद जो रेंज है वो J-10C की है, इट्स 2500 किलोमीटर्स, जबकि रफ़ाएल की 3700 किलोमीटर्स, जो कि बेचारे अचीव ही नहीं कर सके। विच अगेन टेल्स यू कि इट इज़ नॉट द मशीन बट द मैन बिहाइंड इट। और इसकी मैक्सिमम अल्टीट्यूड जो है ना, दैट इज़ द डिफरेंस नाउ। इसका जो सब यानी कितनी ऊंचाई पे ये जा सकता है, इट्स नियर टू 60,000 फीट जब आप J-10C की बात करते हैं, जबकि रफ़ाएल जो है इट्स 50,000 ओनली। और वेपन स्टेशन जो है हमारे 11 हैं, उनके 14 हैं। विट अगेंस्ट प्रूव्स इट, इट्स द मैन, इट्स नॉट द मशीन। एंड अगेन जो रेडार है वो भी आपके सामने है कि वो किन रेडार सिस्टम्स के तहत काम करता है। और एवरेज कॉस्ट जो है वो अब ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, दी एवरेज कॉस्ट। मैं चाहूँगा इसको हम दोबारा बड़ा करके दिखाएं। एवरेज कॉस्ट वैसे तो J-10C की है, इट्स 40 to 60 मिलियन, बट जब आप आते हैं रफ़ाएल पे, यहाँ पे आजकल भारत में एक भड्डा हो खड़ा है कि जितने का ये था रफ़ाएल, मोदी जी ने उतने का लिया नहीं। और इसमें भी करप्शन का अब जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने की हो। एंड देन यू नो मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो आपके सामने हैं। इसमें यानी कि J-10C में द विनर PL-15 था, देन PL-10 भी था जो उससे कम रेंज पे था। और उसके साथ साथ जो J-10C की जो सबसे ख़ास बात थी, जो उसने न्यूट्रलाइज किया विद देयर मिसाइल्स। दूसरी तरफ रफ़ाएल, जिसके गुण गाए जा रहे थे कि उनके पास मीटियोर है, वो मीटियोर जो है वो चल नहीं सका बेचारा, वो तबाह बर्बाद हो गया। सो दिस इज़ द कंपैरिजन, ठीक है जी। अच्छा, ये है कि अपना तैयार करदा ये जहाज़ है। एंड देयर यू गो, अब इसके हम इफ़ यू कैन रिमूव द सीज, या सो देयर यू गो, हमारा अपना तैयार करदा ये जहाज़ है। और अच्छा हाँ, J-10C की तो हमने बात कर ली। नाउ कमिंग टू द JF-17 थंडर ब्लॉक 3, पाकिस्तान का अपना तैयार करदा, अगेन 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा। और थंडर ब्लॉक 3 का रेडार जो है वो ऐसा
3 के साथ मल्टी रोल तैयारा है। अभी मल्टी रोल क्या होता है इस पे भी हम आगे चल के एक्सपर्ट से बात करेंगे। और चीन के जदीद स्टेल्थ तैयारा जो है J-20 की टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। सो देयर यू गो, दिस इज JF-17। और इस जंग में भी 2019 में भी आपको याद होगा वो जो स्कर्मिश थी उसमें भी हमने यही जो तैयारे जो है उनका इस्तेमाल किया था, और 2025 में भी हमने यही किया है। तो अब ये तमाम तर चीज़ हुई कैसे, हमने ये काम किया कैसे, इस पे हम बात कर लेते हैं। टुडे वी हैव गॉट दफाई तज़ियाकार, एविएशन एक्सपर्ट, एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, एंड अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खालिद साहब, मैं अपने सेगमेंट का आगाज़ जो है वो इस चीज़ से करना चाहूँगा कि इस वॉर में J-10C ने किस तरीके से उनके तैयारे तबाह किए, थोड़ा सा हमें इस पे बात करें, फिर हम J-17 पे आते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, आपका गौर का, आपके चैनल का, आपने हमें इनवाइट किया और मैं बड़ा खुश हो रहा था आपकी बातें सुनकर के बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपने होमवर्क भी किया हुआ है, स्टडी भी किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त आप कंपैरिजन पेश कर रहे थे, तो आई वाज ट्रूली एंजॉयिंग इट। वेल डन प्लीज। दूसरी बात, ये जो जहाज़ का आपने एम्प्लॉयमेंट का पूछा है, आपने खुद ही कंक्लूड कर दिया कि ये जो सारी की सारी होती है इक्विपमेंट, ये मशीनरी, जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल जाएं, ये तभी कारगर होते हैं अगर इनकी आप एम्प्लॉयमेंट सही तरीके से करें, उनकी कैपेसिटी को फुल यूज करें। आपने थोड़ा सा कहा कि कोई मुकाबला नहीं है राफेल और J-10C का। एज अ प्रोफेशनल पायलट मैं उसकी राफेल की रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ फाइटर एयरक्राफ्ट, बड़ा पोटेंट और काबिल और लीथल जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर कंपैरिजन वहाँ आता है जहाँ पे आपकी जज्बा ईमान ऐड हो जाता है, फिर आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ऐड हो जाती है, और फिर सबसे बढ़कर जब आपका टेक्नोलॉजी आपने जो अपनी तरफ इंटरेक्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह की थी, जिसकी वजह से हमें एज मिला है। आपने पूछा कि ये हमने मुकाबला कैसे किया। देखिए, जो मेजर डिफरेंस आपने खुद ही बताया है कि स्पेसिफिकेशन कहीं J-10C प्लस है, कहीं राफेल प्लस है। जो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज था और जो हमारी विजनरी लीडरशिप की वजह से था कि हमने टाइम पे फैसला किया। 2019 में जब अभिनंदन ने कहा था के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, ये वही राफेल है जो उनका विश एयरक्राफ्ट था, उनका ड्रीम एयरक्राफ्ट था कि हमारे पास होता, वो जहाज उनको मिल गया। मैंने जैसे अर्ज किया कि बड़ा लीथल जहाज है, 150 किलोमीटर इसका रेडार की रेंज है और तकरीबन उतना ही ये मिसाइल मार सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह कौम की इतनी अवेयरनेस है बियॉन्ड विजुअल रेंज की, और सबको क्लैरिटी आ गई, सारी टर्म्स अब समझना शुरू हो गए हैं। तो वो इसको ज़हन में रखते हुए पाक फिजाइया ने टाइमली बर वक्त फैसला, क्योंकि जब 2019 और 20 में जहाज आना शुरू हुए तो हमारी डिस्पैरिटी हो गई थी पाक फिजाई की। हम नेगेटिव में थे कि हमारे पास इस रेंज का कोई 150 किलोमीटर का कोई जहाज नहीं था बियॉन्ड विजुअल, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन हमें 150 किलोमीटर से मिसाइल का निशाना बना सकता है। हमारे पास उस वक्त F-16 थे, उस पर एमराम लगे हुए हैं मिसाइल्स, वो इससे कम थे और बल्कि आधी से भी कम रेंज के थे। तो वो डिस्पैरिटी, जो गैप को प्लग करने के लिए पाक फिजाइया ने फौरी तौर पर J-10C चाइना से खरीदा, जिसके रेडार की रेंज राफेल के निस्बत 200 किलोमीटर है, से भी ज्यादा है 150 के निस्बत, और उस पर जो PL-15 मिसाइल लगा हुआ है उसकी रेंज भी 200 किलोमीटर प्लस है। ये हमें एडवांटेज हासिल हो गया, फौरी तौर पर हमने गैप प्लग कर दिया। और फिर हमने यहीं गिव अप नहीं किया, हमने सोचा कि ये तो हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्वाड्रन, ये जहाज है जो J-10C हम फौरी तौर पर खरीद रहे हैं, तो हिंदुस्तान के 36 जहाज हैं, हमारे पास तकरीबन एक स्क्वाड्रन था। हमने फिर फौरी तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसका आप जबरदस्त जिक्र कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, उसको भी उसी रडार से लेस किया, इंटीग्रेट किया, जो कि आईसा कहलाता है, EESA। उससे रडार को जब ऐड किया तो PL-15 भी मॉडिफाई अपग्रेड कर दिया उस जहाज पर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त पूरा फील्ड J-10C का, वो PL-15 200 किलोमीटर प्लस का जो मिसाइल है वो कैरी करता है, और एक नहीं करता 4 करता है हर जहाज। फिर J-10C के अलावा हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी मॉडिफाई किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा हर जहाज जो ब्लॉक 3 का है वो PL-15 कैरी करता है। ओवरऑल भी हमारे पास जो, वैसे मैं आपके नाज़रीन के लिए कंपैरिजन करता चलूँ कि 200 हमारे पास इस वक्त प्लस JF-17 थंडर हैं इस वक्त हमारे पाक फिजाई ऑपरेशन। और एक और छोटा सा कंपैरिजन क्योंकि आप कर रहे थे जहाज़ों का, तो मैं एक और भी ऐड करता चलूँ कि जब हिंदुस्तान को ये आइडिया आया था कि हमने अपना जहाज़ बनाना चाहिए, वो 1985 था, आज से पूरे 40 साल पहले। हमें ख्याल आया था 1995 में, हिंदुस्तान से 10 साल बाद, और वो भी उस वक्त आया था जब 1989 में
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे F-16 रोक लिए थे, एक हमें वेवर नहीं दिया था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की एग्जेम्पशन का, आपको याद होगा, बल्कि हमें कहा गया था कि जो पैसे आपने दिए हुए हैं अपने जहाजों के, उसके बदले में हम पैसे भी रिफंड वो भी नहीं करेंगे और गंदम ले सकते हैं आप हमारे से उसके बदले में। तो हमें बड़ा सबक हासिल हुआ। 5 साल के अंदर अपना होमवर्क किया हमने। 1995 में ये जहाज का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ थंडर का। अगले 7 साल में हमारा प्रोटोटाइप, जिसको टेस्ट जहाज कहते हैं, ट्रायल जहाज कहते हैं, 7 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह एयरबोर्न था हमारा। और हिंदुस्तान का मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे पास JF-17 थंडर 200 है, मैंने प्राउडली कहा आपसे। और हिंदुस्तान के सिर्फ 2 स्क्वाड्रन हैं। 2 स्क्वाड्रन का मतलब है कि तकरीबन 40-45 जहाज, और वो भी उन्होंने पूरी जंग में बांग्लादेश के बॉर्डर के पास डिप्लॉय रखे, यानी फ्रंट पर नहीं लेकर आए, जो 40 साल से अपना जहाज बना रहे थे। उसमें उनको अभी भी कंफ्यूजन है कि ये इंजन अमेरिकन लगाना चाहिए था, और अमेरिका कहता है कि ये इंजन नहीं दूंगा, वो इंजन दूंगा। तो इंजन के बारे में भी डबल माइंडेड है, कभी वो रशियन इंजन का कहते हैं। और मैंने आपको अर्ज कर दिया कि हम वेल एस्टैब्लिश्ड ऑन आवर बात, हमारे बहुत प्रोफिशिएंट हैं, और तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो गए कि हमारे जहाज पूरी तरह पाक फ़िज़ाई का हिस्सा बन चुका है। जी, पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बन चुका है। खालिद साहब, एज़ यू सेड के जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग जज्बा ईमानी से ही हासिल हो सकती है। और भारत को वो ट्रेनिंग, वो जज्बा ईमानी जा सके, पहुंच सके, वो नामुमकिन सी बात है। अगर हम 17 थंडर की बात करें, बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन में बेमिसाल उसका भी किरदार था, लेकिन जो दिफाई टेक्नोलॉजी है, और चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ही एक एक्सेप्शनल एक किरदार उसने भी अदा किया। राफेल हो, रूसी दिफाई निज़ाम हो, सबका भट्टा बिठा दिया। जी बिल्कुल, आप नोट करें कि हमने 2022 मार्च में जहाज लिया था। आज तकरीबन 2.25-3 साल हमें हो गए हैं। अब तक J-10C के किसी ऑर्डर नहीं मिला था चाइना को J-10C का। दुनिया डाउट में थी कि चाइनीज टेक्नोलॉजी है। मैं आपके चैनल पे शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, और मैंने कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, मैंने J-10C का लॉन्च किया था। इनके पायलट्स के इंटरव्यू किए थे। उस जमाने में नीचे कमेंट्स आते थे, मेरे जो बॉर्डर पार दोस्त हैं वो नीचे लिखते थे कि ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है, मिसाइल तुम्हारे पास चाइनीज है, तुम मुकाबला करोगे फ्रेंच मोस्ट वर्ल्ड नंबर 1 और नंबर 2 जहाज है, और वेस्ट का बेस्ट जहाज है, कोई मजाक मत करो हमारे साथ, चाइनीज जहाज को हमारे मुकाबले में तुम ला रहे हो। ये सरकास्टिकली कहते थे। तो मुझे जाहिर है प्राइड है उन पायलट्स पर, उन टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और सब एयर डिफेंस कंट्रोलर पर, जिन्होंने मेरी बात सच साबित की कि ये जहाज बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। मैंने उस पर कहा था, और मैंने 5 दिन पहले एक अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि ये पाक फ़िज़ाइया आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। लेकिन शायद जाहिर है अगर जुबानों से बातें सबको समझ आ जाती तो फिर कोई भी जंग ना होती। जंग होने का मकसद ही होता है कि बाज़ दफ़ा आपने जो कहा होता है या क्लेम किया होता है, जो आपको रिजॉल्व होता है, ये कुव्वत इरादी या आपकी बहादुरी होती है, हौसला, उसको मैनिफेस्ट दुश्मन को करके दिखाना होता है। मैं आपको दिलचस्प बात एक बताते चलूँ कि जो 10 तारीख को सुबह पाक फ़िज़ाइया ने जो रिटेलिएशन की थी सुबह फजर के टाइम से शुरू करके, मैंने अपना डाटा निकाला। मुझे पाक फ़िज़ाइया से थोड़ा प्रिविलेज है, कुछ एक्सेस मिलता है। तो मुझे जब बॉम्बिंग और बाकी निशानों पर बताया गया कि कौन से बॉम्ब्स, कौन से मिसाइल्स कहाँ कहाँ मारे गए, तो मैंने कैलकुलेट किया। मैंने 1965 की जंग पर भी ये सीरीज बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, तो मैंने कंपैरिजन किया, तो आप सुनकर शायद हैरान होंगे। तो मैंने टोटल निकाला, तो मुझे पता लगा कि जो हमने 4.5 घंटे में टनेज बॉम्ब की, जितने बॉम्ब बारूद हमने हिंदुस्तान पर 4.5 घंटे में फेंका है, वो 1965 की 17 दिन की पूरी लड़ाई में नहीं फेंका। मैंने फिर वेरीफाई किया पाक फ़िज़ाइया से, और उन्होंने कंफर्म किया कि आपका डाटा ठीक है। तो ये मैं आपको रिजॉल्व बता रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सर्च किया कि बाज़ दफ़ा आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। हमने इतने भरपूर तरीके से मैनिफेस्ट किया कि हमने उनको मैसेज दिया कि इस कौम की सॉवरेनिटी को जब आप चैलेंज करेंगे तो हम कोई अपने पास मिसाइल या वेपन्स या कोई भी तरह की चीज यहाँ नहीं रखेंगे, फिर हम क्रॉस भेजेंगे। देखिए, हम लड़ रहे हैं, गौहर और फैसल आप प्लीज ध्यान में रखिए कि हम किसी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं लड़ते। आपने अच्छा लेटर नोट पे कहा, 6-0 कहा आपने, वो सारा ट्रेंड हो गया, सब ठीक है। हम स्कोर के लिए नहीं लड़ते हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए नहीं लड़ते हैं। मैं बताता हूँ क्यों लड़ते हैं। क्योंकि मैं जिसको कहते हैं कि मैं, मेरे सामने जो कोई आता है मुझे उससे नफरत नहीं होती है, लेकिन जिनको मैं अपने पीछे छोड़कर आया होता हूँ उससे बड़ी मोहब्बत होती है। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। द बेस्ट थिंग वॉज कि जो आपने आखिरी बात बताई ना एयर कमांडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपको आगे भी जो है हुई है उस पर मुख्तलिफ पहलुओं पे लेते रहेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात, 65 में जितनी 17 दिनों में पाक फ़िज़ाइया ने बमबारी की, उतनी 2025 में हमने 4 से 4.5 घंटे में निपटा दिया काम।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चले अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। दुनिया बोले में आपको कहेंगे एक बार खुशामदीद। कुछ बात क्रिकेट की हो जाए। बिल्कुल, क्रिकेट की बात हो जाए फैसल, क्रिकेट के मैदान से बड़ी डिफरेंट किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं। अगर खबरों की बात करें, कौमी टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम में अहम ओहदा मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की बात कर ली जाए तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी वाइट बॉल टीम के लिए माइक हैसन को हेड कोच बनाने का ऐलान किया, जो हम सब जानते हैं। आपको बताते ये भी चलें कि मिसबाह-उल हक का शुमार पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तानों में भी होता है। और अगर 2019 से लेकर 2021 की भी बात करें तो कौमी टीम के बतौर हेड कोच खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मिसबाह-उल हक कौमी साबिक क्रिकेटर बासित अली ने पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए मिसबाह-उल हक को पहले ही हेड कोच होने की मुबारकबाद दे दी है। जबकि वो की अगर बात करें तो जो पीसीबीएस की जानिब से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, बाज़ाब्ता तौर पर मिसबाह-उल हक को हेड कोच बनाने का ऐलान नहीं किया गया है। हम बात कर लेते हैं इस हवाले से। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ऑन द कॉन्ट्री अवैस भाई, इस साल हम कितनी रेड बॉल खेल रहे हैं? हाँ देखिए, हमने टेस्ट मैचेस तो सच कुछ इतने खास खेलने नहीं। आई गेस अगर मैं रफली भी अगर फिगर देखूं तो शायद आपके 3 से 4 टेस्ट मैचेस हैं, इससे ज्यादा है नहीं है। अगर आप कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन अगर रफली फिगर भी देखूं, आपने ज्यादा T20 क्रिकेट ज्यादा खेलनी है, क्योंकि आपने T20 एशिया कप और वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है, तो आपके पास T20 मोड ज्यादा है। लेकिन जितने मामलात आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये जो 2-3 साल के अंदर हुए हैं, कोचेस को लेकर, कप्तानी को लेकर, ये तो पता है कि कोई भी बड़ा कोच नहीं पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेगा। अगर आप कहना कोई सीनियर कोच हो जाए, खास करके जिसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स आया था गैरी कर्स्टन की बात करें आपके सामने, जो हमने उसके साथ हालात किए वो चला गया। जैसन गिलेस्पी की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स, फिर मैं कहता हूँ वाई, उसके साथ जो सिचुएशन हमने की वो भी चले गए। अब आप माइक हैसन को लेके आए, अगर उनका थोड़ा सा सैंपल साइज भी आप देखें, खास करके ओडीआई क्रिकेट के अंदर, न्यूजीलैंड को 2015 का फाइनल उन्होंने खिलाया, लेकिन 6 साल का उनके पास एक स्पैन था जिसमें उन्होंने टीम के ऊपर काम किया, टीम ने रिजल्ट भी दिया। अब वैसे अगर उससे अगर थोड़ा सा बरक्स देखूं तो उन्होंने अर्जेंटीना की टीम के साथ काम किया और आई गेस केनिया की टीम के साथ काम किया। इतना एज सच बड़ा उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन लीग क्रिकेट की बात करें तो एक्सपोजर उनके पास मौजूद है, उन्हें रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करके दिए हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ मसला ये है कि जो भी आप कोच बना लें, चाहे टेस्ट क्रिकेट का बना लें, चाहे ओडीआई क्रिकेट का बना लें, उसको टाइम चाहिए। आप अगर ये बात करो कि वो आएगा और आपको एशिया कप जिता देगा, वर्ल्ड T20 के अंदर कुछ बड़े कारनामे दिलवा देगा, तो यार ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सा टाइम स्पैन चाहिए होता है, क्योंकि आके वो हर चीज़ को समझता है कि आपका सेटअप क्या है, उसको सेटअप में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे बड़ा मसला हमारे आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये है, वो आज नहीं बहुत अरसे से चल रहा है, जो आपका हेड कोच होता है पाकिस्तान टीम में, उसके नीचे जो टियर बनी होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट की हो जाए, अंडर 19 की हो जाए, अंडर 17 की, जो ट्रांसपेरेंसी है इन्फॉर्मेशन की कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, किस अपना कैलिबर के अंदर परफॉर्म कर रहा है, उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं दी जाती, ना उसको बताया जाता है, इतना ज़्यादा उसको धोखे में रखा जाता है। इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन के अंदर आप आए। जो आपकी सिचुएशन, आप एक तो 8वें नंबर पर मौजूद है T20 में, ओडीआई क्रिकेट की आप बात करें, ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी आप बहुत बुरी पोजीशन के इस वक्त अंदर मौजूद है। याद रखें, जब एक नया कोच आता है, जब आप टॉप 4-5 पोजीशन के अंदर आप हो ना, तो आप उस पोजीशन को मुस्तैक रखना वो बहुत टफ होता है उसके लिए, क्योंकि आपने उस पोजीशन को कंटिन्यूसली बरकरार रखना है। लेकिन जब आप 7वें-8वें नंबर पर हो, आपने टीम के साथ काम करना, उसको वापस पोजीशन पे लेके जाना, वो फिर एक नया चैलेंज आपके लिए होता है। आसान नहीं होगा उनके लिए, आसान नहीं होगा उनके लिए। लेकिन अगर बात करें मिसबाह-उल हक की, अभी कंफर्मेशन तो नहीं हुई ऑब्वियसली पीसीबी की जानिब से हेड कोच उनके बनने की, लेकिन समझते हैं वही बात है जैसे आपने कहा कि रातों रात कोई चीज़ बदली नहीं जा सकती। लेकिन मिसबाह-उल हक को हेड कोच के तौर पर कौमी टीम को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्या होगा? देखिए मिसबाह भाई, आपको पता है पहले भी पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे हैं, बल्कि हेड कोच क्या उनके पास तो बड़ी पावरफुल पोजीशन थी, आपको पता है सिलेक्टर भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं बैकबोन जरूर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ जो मुझे मिसबाह भाई के दौर में लगी थी वो ये था कि उन्होंने जो फिटनेस का म्यार था वो बड़ा एक बरकरार रखा था। आपको याद, उन्होंने कहा था कि अगर फिट नहीं हो तो पाकिस्तान टीम में चाहे जितना बड़ा भी नाम होगा आप नहीं खेलोगे। तो फिटनेस पे थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा आपको नज़र आया था। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि अगर आप हेड कोच बनते हो, कितना ज़्यादा उसको इख्तियार दिया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कुछ अरसे से आप पाकिस्तान टीम में देख रहे हैं कि कोई भी हेड कोच आया, ज़्यादातर नाराज़गी यही चीज़ की रही है कि यार स्क्वाड जब बनता है,
या कौन सा प्लेयर स्क्वाड के अंदर आना चाहिए। जो कैंप लगता है उसके अंदर एक हेड कोच का बड़ा एक टैक और खास करके उसकी एक राय ली जाती है, क्योंकि उसने टीम को खिलाना है, उसी ने टीम को ग्राउंड के अंदर जाके लड़ाना है। सेलेक्टर्स ने तो नहीं लड़ाना टीम को, उसने जाके टीम को लड़ाना है। कितने ज्यादा इख्तियारात दिए जाते हैं। फिर एक सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ मसला आ जाता है कि जो हेड कोच बनता है, जो पाकिस्तान सिनेरियो की बात मैं कर रहा हूँ, वही सिलेक्टर भी होता है, वही सारी काबीना के अंदर कभी कभी आप उसको ऐसे भी इख्तियारात दे देते हैं। तो इस चीज पे आप पाकिस्तान क्रिकेट कैसे लेके चलता है? क्या आपका थिंक टैंक होता है पाकिस्तान का? मिसबा भाई का ऐसा कैप्टन तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस उसको रहा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कितने इख्तियारात दिए जाते हैं, ये फिर मैं कह रहा हूँ चैलेंज जरूर होगा। चैलेंज इसलिए भी होगा बिकॉज मिसबा वाज द मेंटर बिफोर ये चीज़ कंफर्म हो जाए, तो उससे पहले वो मेंटर में थे। मैं बार बार ये देख रहा हूँ। चलिए अभी तो हमारे फटे झगड़े चल रहे हैं, बट वंस द डस्ट इज सेटल तो यकीनन हम इंडिया से अपनी क्रिकेट को कंपेयर करेंगे ना। हम जब कंपेयर करते हैं तो आप देखें वहाँ असल मेंटोरिंग होती क्या है। युवराज सिंह ने 2 ऐसे प्लेयर्स दिए हैं, अभिषेक शर्मा, द अदर वन आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि जो रूल करेंगे अब क्रिकेट पे ना। मुझे बताएं मेरा एक भी मेंटोर राइट फ्रॉम सरफराज टू शोएब मलिक दिया है कोई अभी तक ऐसा प्लेयर? सो हम उसी गर्दाब में घूम रहे हैं, हम उसी वर्लपुर में घूम रहे हैं। मिसबा नहीं तो शोएब मलिक तो ये तो आई मीन देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अगेन एंड अगेन दिस पीपल मेड बी कि उन्होंने पहले किया हो। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग देम बैक अगेन एंड अगेन जब मैं इनकी तरफ से कोई प्रोडक्ट ही नहीं देख रहा। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है। जब मेंटोरशिप की बात आती है, मेंटोर हमेशा मेरा एक मानना रहा है कि मेंटोरशिप और खास करके जो मेंटोर का जो एक माइंड है, जब आप कहते हो ना कि उसने आने वाले फ्यूचर स्टार आपको देने हैं, तो वो हमेशा आपको अंडर 19 कैटेगरी से निकाल के देता है। आप अगर कहो ना कि एक क्रिकेटर बना हुआ है, उसकी एज 28-29 साल है, जो क्रिकेट खेल चुका हुआ है, उसको आके आप उसको मेंटोर करो, तो वो जब आप कहो कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो अपनी पूरी की पूरी क्रिकेट खराब कर देगा, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, वो खेल चुका हुआ है, 27-28 साल की उम्र के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारा सबसे बड़ा मसला है, अगर आप कंपेयर दोनों टीम्स को आप कह रहे हैं करने की अगर बात मैं करूं, वहां पर ज्यादातर लड़के इस वक्त जो इंडिया के जो टीम के अंदर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो 80% आप कर लो अंडर 19 के घूम रहे हैं। जो राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 के कोच रहे, वहां से उठा के वो अंडर इंडिया टीम में लेके आपके सामने जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। हमारा मसला ये कि हमारे मेंटोर्स की बात करूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है फाइनेंशियल मामला भी हैं, बहुत सी चीजें बीच में आ जाती हैं। अंडर 19 के साथ मसला क्या काम करते हुए मेरा हमेशा से सवाल रहा है। यूनुस खान को आप लेके आए, मुझे पता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी, फिर उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अगर मैं कोच हूं तो मैं इख्तियारात मुझे चाहिए। वो हर कोच मांगता है कि भाई मुझे इख्तियारात चाहिए, फिर रिजल्ट भी उसी हिसाब से वो देता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं, बहुत से मामला आते हैं। आज भी हम सीनियर टीम्स को बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। जब अंडर 19 की बात आती है तो हम इतना ऐसा सीरियस नहीं लेते। हम लोग नहीं चाहते कि यार हमारा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेस बैटरी लगी हुई है 17 साल का लड़के के साथ, अगर ऐसा मेंटोर शोएब अख्तर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, या वसीम अकरम लगा हुआ है, वो उसको आइडलाइज करता है दिमाग के अंदर कि यार मैं इनको आइडलाइज करता रहा हूँ, मैंने इनसे कुछ सीखना है। 27-28 साल का लड़का तो नहीं करेगा ये चीज को, क्योंकि वो क्रिकेट खेल चुका हुआ है। हमारे जो मेंटोर्स हैं वो काम ही नहीं करना चाहते अंडर 19 के साथ। फिर मुझे पता है कुछ मामला आ जाते हैं, क्यों पता है, पाकिस्तान टीम के साथ काम करोगे आपकी पीआर ज्यादा हो जाएगी, प्रोफाइल बड़ी होगी, बहुत सी चीजें मामला बीच में आ जाते हैं। अंडर 19 को ऐसा होती, लेकिन अगर आप क्रिकेट बना लो, मेंटोरशिप वाला रोल 17 कैटेगरी में जाना पड़ेगा। इन मेंटोर्स को आपने भारी भरकम सैलरीज पे रखा हुआ था, क्या इनका ये काम नहीं बनता था? जो अभी स्कूल क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट है या कॉलेज क्रिकेट है, मुझे बताएं कौन सा आपका ऐसा मेंटोर है वो जाके वहां पर विजिट उसने किया हो, या जाके कम से कम ऐसा मेंटोरशिप वहां पर जाके आपको कुछ नजर आया हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपके यहाँ पर डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी की, चले बात बता देता हूँ, इस्लामाबाद की सपोज बात बताता हूँ, कराची आप खुद आप बेहतर समझ सकते हैं। कौन सा आपका ऐसा सिलेक्शन कमेटी का बंदा है जो जाके गर्मी के अंदर बैठ के वहां पर मैच देख रहा हो, वहां से लड़के के स्टैट निकाल के कह रहा हो नहीं यार ये लड़का तगड़ा है, इसको हम पाकिस्तान खिला सकते हैं? ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी इस वक्त पोजीशन 8वें-7वें नंबर पर ओडीआई T20 की बात करें, मौजूद है ओलंपिक्स में टॉप 6 से 7 टीम्स, टॉप 6 टीम्स खेलती हैं, जो कि अगले साल आपको वो चाहिए होगा क्वालिफाइज के लिए। बहुत से मामला इस वक्त आपके हक में नहीं है क्रिकेट के अंदर, आपको उसको ठीक करना है। ऐसा चेयरमैन आप बहुत जबरदस्त काम करें, लेकिन अगर आप माइक हैसन को अगर T20 में आप लेके आए, चाहे मिसबा को आप टेस्ट में लेके आए, खुदारा स्टिक अराउंड करें। जो लोग आपके इर्द गिर्द खान भरते हैं उनको छोड़ दें, इनको जरा थोड़ा स्टिक अराउंड करें, साल 2-3 तो इनको चाहिए, तब जाके आपको अच्छा तगड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। और जाते जाते अवैस भाई शॉर्टली जरा पाकिस्तान बांग्लादेश, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन अगेन वो असल में पड़ोस ममालिक से फेक न्यूज़ इतनी आती है ना। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज स्टिल ऑन?
देखें, दोस्त मुबालिक से तो आपको पता है 6-0 की भी फेक न्यूज़ ही थी। कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कहा जी हाँ जी हुआ है। बल्कि 7-0 कल कह रहे थे हो गया। लेकिन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान सीरीज़ ऑन है। अभी भी जो न्यूज़ ये थी कि पॉजिटिव है। सिर्फ डेट स्केड्यूल चेंज हुआ है क्योंकि आपको पता है PSL वो अचानक आपको पता है क्योंकि वो डिले हुई थी, जो मामलात हुए थे उसकी वजह से, लेकिन स्केड्यूल ऑन है। एक अच्छी बात पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अपनी ऑफिशियल जो कमिटमेंट है ड्यूटीज है नेशनल टीम की उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी अगर मैं 100% में से फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, 80% प्लेयर्स विलिंग हैं वापस आने के। डेविड वॉर्नर सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि मिसाल है। उन्होंने ट्वीट भी किया कि आई विल बी बैक फॉर कराची किंग्स। तो दैट इज कि पाकिस्तान क्रिकेट को जितना मर्जी आप आइसोलेट करने की कोशिश करें हमारे मुल्क को, पाकिस्तान एक अमन मुल्क है। क्रिकेट के अंदर हमने हमेशा फ्रूट भी दिया, 10 साल की मेहनत है हमारी इसको लेके आने में, तो प्लेयर्स अवेलेबल हैं PSL खेलने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अवेस साहब। ऑन अ गुड नोट वी आर एंडिंग। बांग्लादेश की सीरीज भी ऑन है और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट टुमारो। लाजमी कि PSL के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दे आर विलिंग टू गेट। और भरपूर पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत जरूर घबराया हुआ है, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। अच्छा गौर, अब माशी मैदान से भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट आ रही है। अच्छी डेवलपमेंट आ रही है, बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं फैसल, जो कि बहुत ही खुशाइन खबर है। स्टेट बैंक की अगर बात करें तो IMF से दूसरी किस्त के तहत 1 अरब 2 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए गए हैं, विच इज़ गुड। और रकम EFF प्रोग्राम के तहत मौसूल हुई है। IMF के से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा भी मुतवक्के है। और ज़ख़ायर की अगर बात करें, 1 अरब डॉलर से ज़ायद बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। यकीनन इस किस्त से मौसूल होने के बाद अब रुपए पर दबाव भी कम हो जाएगा और ज़र मुबादला ज़ख़ायर में मुआशी एतमाद भी बहाल होगा। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात मोहम्मद नईम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भारत ने भरपूर एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से IMF की ये जो किस्त है वो नहीं मिले, लेकिन नाउ ये मिल चुकी है। भारत के इस इक़दाम पर ज़रूर आपसे बात करेंगे, बट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, वैसे तो जाहिर है कि हमारा मुआहदा पहले से IMF के साथ था और रिव्यूज़ भी चल रहे थे और इम्कान यही बात का था कि हमें किस्तें मिल जाएगी। लेकिन इसमें उस वक्त एक हैजान पैदा हो गया जब अचानक भारत ने IMF से ये दरख्वास्त की कि जी आप अपना रीशेड्यूल करें, रिव्यू करें और के साथ अपने मुआहदे को रिव्यू करें। लेकिन ये 9 मई को उनकी मीटिंग शेड्यूल थी। उन्होंने 9 मई को ये फैसला कर दिया कि हमारी जो है किस्त जारी की जाएगी। तो किसी तरह भी IMF ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तमाम तर दबाव तो खैर उन्होंने IMF पे क्या डालना था, रिक्वेस्ट ही करनी थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह का करम है कि हम इसमें कामयाब हुए और हमें ये किस्त जो है मिल गई है। अच्छा, अब नाउ व्हाट डज इम्प्लाई फॉर आवर इकोनॉमी? हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। ये किस्त मिलने से अब पाकिस्तान को मज़ीद कौन से इक़दाम उठाने चाहिए, स्पेशली कि बजट भी आ रहा था, तो बजट से पहले भी ये किस्त मिल जाना ये भी बड़ा खुशाइंद है। देखिए, 2-3 बातें तो बड़ी खुशाइन बात है। एक तो ये किस्त का मिलना भी ज़ाहिर है मौजूदा हालात में और उस दबाव की बात अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा यूरो बॉन्ड जो हमने लॉन्च किया था उसकी वैल्यू जो है वो 40 सेंट से 80 सेंट हो गई है, तो जो कि 2031 में मेच्योर होगा। उसके अलावा जो हमने मईशत में बेहतरी के आसार इस तरह है कि IMF के जो मुतालबे थे कि सूबों ने जो है वो सरप्लस दिखाया है। तीनों सूबों ने, पंजाब के अलावा 3 सूबों ने सरप्लस दिखाया और जितनी डिमांड थी, जितना टारगेट था, उससे 25 अरब रुपए ज़्यादा सूबों ने जो है वो सरप्लस दिखाया है। उसके अलावा महंगाई जो है वो कम हो गई है। तो इस लिहाज से मईशत में जो है वो काफ़ी तवाज़ुन पैदा हो गया है। अब सिर्फ बजट में ये मामला है कि देखना यह है कि हुकूमत जो है किन तबकात को जो है वो सहूलत देती है। लाइक जो तनख्वाहदार लोग हैं जिनके सबसे ज़्यादा टैक्स हुकूमत ने लगाया हुआ है, क्या बजट में वो कुछ हो सकेगा? तो हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन दी है। उसके अलावा जो ख़ास बात है वो ये है कि जिस तरह IMF ने मुतालबा किया था
अगर IMF अपनी कारकर्दगी बेहतर बना दे, हमारे यहाँ जो बजट में सबसे बड़ा इशू आएगा IMF के साथ, वो FBR की जो है वो कारकर्दगी है। अभी तक तकरीबन 800 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल है FBR के टारगेट में, और उसके अलावा जो इस्लाहात करनी थी FBR ने, वो भी FBR जो है इस्लाहात कर नहीं पाया है। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किलात होगी, लेकिन बहरहाल इन हालात में जबकि पाकिस्तान की हुकूमत का भी, पाकिस्तान के अवाम का भी मोराल बहुत हाई है इंडिया से जंग जीतने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि ये मसले किसी हद तक हल हो जाएंगे, मसले हल हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं साहब, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, बड़े डिवाइडेड ओपिनियन मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो किस्त है ये वक्ती तौर पे पाकिस्तान के माली हालात को ही बेहतर करेगी, अनटिल एंड अनलेस के जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो मईशत है, माशी तौर पे इस्लाहात नहीं करती। इस पे ज़रा सा वजाहत कीजिएगा। देखिए, ये बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ा अहम सवाल है। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं, हुकूमत से बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, जब तक आप अपनी मुकामी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं संभालेंगे, जब तक आप मईशत को मुस्तकिल और परमानेंट इस्तेकाम नहीं दे सकेंगे। उसके अलावा सियासी इस्तेकाम की भी बहुत ज़रूरत है। तो हुकूमत को दो तरफ करना चाहिए, एक तरफ सियासी इस्तेकाम की कोशिशें करनी चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो इंडस्ट्री के लिए जो है सबसे बड़ा आपको पता है कि महंगी इलेक्ट्रिसिटी है, महंगी गैस है। जब तक हुकूमत इसका मसला हल नहीं करेगी और जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मईशत को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे। कल भी वजीर खजाना साहब ने ये कहा है कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, देखिए जो ममालिक होते हैं, जो मुल्क होते हैं, उनकी इनकम जो है वो एक्सपोर्ट से ही होती है। सारी दुनिया के मुल्क एक्सपोर्ट से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों ने सहूलत अपनी देखी है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं उस पे हम तकिया कर रहे हैं। उसके बारे में हम बहुत खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जी 38 अरब हो जाएगा, 40 अरब हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये कि जब तक हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क नहीं होंगे, ना हमारी मईशत मुस्तहकम होगी और ना ही हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकेंगे। राइट। अच्छा, आपने इसमें भारत की भी बात की, मैं चाहूँगा कि ज़रा कौम भी जान लेना कि वो हमारा अज़ली दुश्मन क्यों है। भारत ने जो सवाल उठाया था वो उठाया था एफिकेसी पे ऑन IMF किस्त टू द पाकिस्तान। ये क्या चीज़ होती है और किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को गजंद पहुंचाने की कोशिश की थी इस IMF बेल आउट किस्त पे? सॉरी, मैं आपका सवाल सुन नहीं सका, वाज़ह तौर पे फरमाइएगा, आपने क्या पूछा है? जी, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए लोगों को कि भारत ने जो IMF को उज़ुर पेश किया था कि वो पाकिस्तान को किस्त ना दे, उसमें उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एफिकेसी का, कि जो आप दे रहे हैं इसके जो पाकिस्तान जो उसका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और फिर साथ उसने दहशतगर्दी से भी जोड़ा कि पाकिस्तान इसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं चाहूँगा इस पे लाजमी आप रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने तो जो हमारे खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी और जो कुछ भी कहा था, वो आपको याद होगा कि फैटफ में एक ज़माने में हम ग्रे लिस्ट में थे, और उसमें आपको पता है जब हम फैटफ में जब हम थे ग्रे लिस्ट में, तो उसमें ख़ास तौर से ये टेररिज्म का जो मामला है वो सबसे बुनियादी मामला था, आपको याद होगा, और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से, जाफुशानी से काम करके जो है उसको ख़त्म करवाया था। तो ये उसी रेफरेंस में इन्होंने बात की थी, और अभी भी ये पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, जबकि सूरत हाल वाइस वर्सा है कि इंडिया जो है वो खुद दुनिया भर में अब बदनाम हो चुका है। आपको याद होगा कि कनाडा की हुकूमत ने जो है चार्ज किया था भारतीय हुकूमत को कि इन्होंने सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया है, और इन्होंने अटेम्प्ट की थी अमेरिका में एक सिख रहनुमा को कत्ल करने की। तो हकीकत तो ये है कि ये जो हमारे साथ अभी जो एपिसोड हुई है इंडिया के साथ, इसमें भारत का पहली मर्तबा दुनिया ने नुक्ता नज़र तस्लीम नहीं किया, वरना हमेशा से मगरबी कुव्वतें बशमूल अमेरिका और कनाडा सब हमेशा भारत की बात मानते थे, और पाकिस्तान की वो अहमियत या पाकिस्तान की वो बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है, और इसकी वजह भी जाहिर है कि इंडिया के अपने ही करतूत हैं। इंडिया ने जो कुछ भी कनाडा और अमेरिका में करने की कोशिश की, उसके बाद दुनिया भर में अब इस दफ़ा भारत का बयानिया इसीलिए नहीं माना गया
और ये जो हम पर एक धब्बा था कि हम कोई टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये भी भारत की झूठे बयानी की वजह से दुनिया के सामने बड़ी तेजी से सामने आ गया और आज पाकिस्तान की बहुत बेहतर पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया से जो आवाज़ें आ रही हैं, इंडिया के बाशऊर लोग जो हैं, जो आज़ाद आवाज़ें जिस तरह की बात वो अपनी हुकूमत के बारे में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हुकूमत ने अच्छी सिफारतकारी की तो पाकिस्तान पर से ये टेररिज्म का जो धब्बा है, सिवाय इसके कि हमारे बाज़ बुज़ुर्ग गैर जिम्मेदारी से बयान देते हैं, अदरवाइज जो है मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान पर से टेररिज्म को सपोर्ट करने का धब्बा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली ख़त्म हो जाएगा और आने वाले दिन उम्मीद करते हैं फैसल के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइन हो। नईम कुरैशी माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद। सर आपका बहुत शुक्रिया। लेते हैं एक दूसरे मामले की। जी हाँ, खेल के मैदान से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और साथ साथ वो लड़कियां जो कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन कर रही हैं। स्क्वॉश के मैदान में अली सिस्टर अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो चुकी हैं। USA जूनियर विमेन चैंपियनशिप में सहरिश अली ने गोल्ड मेडल और महानूर अली ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क में होने वाली चैंपियनशिप के गर्ल्स अंडर 15 इवेंट का फाइनल अली सिस्टर के दरमियान खेला गया है। एब्सोल्युटली। और टाइटल के उसूल के होने वाले दिलचस्प मुकाबले में हैरानकुन तौर पर सहरिश ने टॉप सीड महानूर को 3-0 ज़ेर किया और फतह हासिल की। अब तो ये घर का ही मामला हो गया है, आपस में ये लोग खेलते हैं, आपस में ही जीत जाते हैं, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये एंड दे आर बिकमिंग नेशनल हीरोज़ नाउ। और यकीनन इनकी जितनी पजीरा है उतनी की जाए उतनी कम है। तो महानूर और सहरिश आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। भाई महानूर, सहरिश, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपस में लड़के आपस में ही हरा के एक दूसरे को कैसा फील कर रही हैं? थैंक यू सो मच हमें आज इनवाइट करने के लिए और वालेकुम। अच्छा, ज़रा पूरे महानूर पूरे टूर्नामेंट का ज़रा अहवाल बताइए, कैसा रहा, कौन कौन सी टीम्स थी इसमें? टूर्नामेंट बहुत टफ गया था, बहुत अच्छे प्लेयर्स पार्टिसिपेट किया था उन्होंने और हमारा जो है तो पहले मैच से ही बहुत टफ प्लेयर से मुकाबला आया, तो जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डील किया और हम लोग जीते। लेकिन फाइनल जो है तो आपस में आया, तो फिर जो अच्छा खेला वो जीता। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन अली सिस्टर्स, आप तीनों की कहा जाए तो कहानी, आप तीन है लेकिन कहानी एक है, कहानी कामयाबी की है। और अगर बात करें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग पेशावर से हैं। पेशावर में इस तरह की अपॉर्चुनिटी लेना और इस तरह से इंटरनेशनली खेलना, फिर आगे बढ़ना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, किस तरह से ये सफ़र रहा एक लड़की होने के नाते? मैं कहूँगी कि बहुत टफ था हमारे लिए शुरू में, लेकिन जब हम लोग मेहनत करते गए, हम तीनों ने एक दूसरे का साथ दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया और हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। हम स्टिल अभी तक हम लोग जो है तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फीमेल स्क्वॉश में पाकिस्तान को आगे ले जाएं और हम लोग इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें, जो पहले पाकिस्तान से कोई मेल नहीं कर पाई। और हम लोग यही चाहते हैं कि वर्ल्ड टॉप 10 में आए, वर्ल्ड नंबर 1 बने, जो कि पहले नहीं हो चुका। तो हमारा मेन गोल यही है और इसको पाने के लिए बहुत सी हार्डशिप्स आएंगी, लेकिन उसको हमें जो है तो ओवरकम करना पड़ेगा। सहरिश, ये बताइए कि कौन कौन से प्लेयर्स आए थे, कौन कौन से कंट्रीज़ आए थे इस चैम्पियनशिप में? ये अंडर 15 का टूर्नामेंट था और मानूर अंडर 13 खेलती है, तो उसने सीनियर कैटेगरी खेली थी इसमें, ताकि उसको एक्सपीरियंस मिले अच्छी प्लेयर्स के साथ। तो हमारी शुरू से मेरा 3-1 हुआ था, वो अमेरिकन गर्ल्स थी आई गेस और कुछ मिक्स थी, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से थी, लेकिन ज़्यादातर अमेरिका की लड़कियाँ थी। तो उनसे हमारी फाइट्स अच्छी हुई क्योंकि US बहुत ज़्यादा स्क्वॉश में आगे जा रहा है। तो सेमीफाइनल मेरा बहुत टफ था, जूली यी के साथ था जो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद फाइनल हमारा आपस में आया, हमने बहुत क्लोज फाइट गई, 3-2 हमारा हुआ और लास्ट गेम 11-9। सही, लास्ट गेम हुआ। लेकिन इस पे क्या कहेंगी, जो चैलेंजेस होते होंगे यकीनी तौर पे जब आप हरीफ आपका सामने होता है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं मैदान में फिर, बिकॉज मल्टी डायमेंशनल गेम है ये? मेनली हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग कैसे डील करेंगे प्लेयर के साथ। डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, कोई लेफ्ट हैंड से खेलता है, कोई हाई खेलता है, कोई लो खेलता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। तो उसके साथ हमारे कोच हमें समझाते हैं कि कैसे प्लान बनाना है हर एक प्लेयर के साथ और कैसे खेलना है।
तो उसके हिसाब से हम लोग खेलते हैं और जब हम लोग जीतते हैं तो उनके जो प्लेयर्स के पेरेंट्स होते हैं हमें काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग पाकिस्तान से आए और आप लोग इतना अच्छा खेलते हैं वगैरह। ओके, नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा है? नेक्स्ट टूर्नामेंट इंशाल्लाह जो है तो अभी वॉशिंगटन डीसी में होगा, उसमें भी हम दोनों 15 खेलेंगे और उसके बाद हमारा एशियन जूनियर रहेगा जो कि जो एशिया का सबसे स्क्वॉश में बड़ा इवेंट होता है, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग जारी है और बहुत टफ ट्रेनिंग चल रही है ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा नेक्स्ट गोल वही है और इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगी, लेकिन गेम प्लान की हम बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो कितनी सपोर्ट हासिल है? गवर्नमेंट लेवल पे आई वुड से कि नहीं है इतनी सपोर्ट, और हमें जो तो अभी स्पॉन्सर ही सपोर्ट कर रहे हैं और फेडरेशन की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन जो तो मेनली हमें स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहे हैं। जो हम लोग इंटरनेशनल टूर खेलने जाते हैं, हमारा जितना होता है, तो मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, बहुत से प्लेयर्स को नहीं है जो कि आगे नहीं जा पाते इसकी वजह से। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थी। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू, बल्कि आप तीनों के लिए ही, बिकॉज यू हैव बीन विनिंग एंड विनिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त। बिल्कुल, और प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो स्पोर्ट्स में, इस तरह से आगे जाएं, इंटरनेशनली पाकिस्तान का रोशन करती रहें। साथ साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल यानी कि बदलते मौसम की सूरत हाल का तो जिक्र करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मौसम की सूरत हाल, उनके दर्जा हरारत ना जाने जाएं तो बात ज़रा अधूरी सी लगती है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो उनका बताना है कि जनूबी पंजाब, सिंध बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 20 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया। और साथ साथ बालाई इलाकों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार तेज़ी से इसमें इजाफा हुआ है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की अगर बात करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कराची का दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक रहने का इम्कान है। यानी कि अगर कोयटा का रुख कर लिया जाए, अब दर्जा हरारत कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रहने का इम्कान है और मैक्सिमम 34 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्तान का रुख कर लेते हैं और आज हीट वेव की लपेट में रहेगा मुल्तान। कम से कम दर्जा हरारत 28, ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं 44 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लाहौर यानी कि जिंदा दिलाने लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पे दर्जा हरारत 27, ज़्यादा से ज़्यादा 41 तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अब बात कर लेते हैं पेशावर की, जहाँ पे हल्के बादल छाए हुए हैं। कम से कम दर्जा हरारत 24, ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं 39 तक रहने का अब तक तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, जहां पे 43 तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। DI खान में कम से कम दर्जा हरारत 26, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सकता है कि 42 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 28, ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मरी में बारिश का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत की बात करें 19, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुजफ्फराबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 18, ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक रहने का इम्कान है। कालाम में कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और आखिर में स्कर्दू की बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो स्कर्दू है बड़ा खूबसूरत और कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
नाज़रीन, वही बात है कि अगर मौसम की बात करें, मौसम की सूरत हाल की बात करें तो अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। अंजुम नज़ीर से जान लेते हैं, तर्जुमान महकमा मौसमियात हैं, कि जो मौसम की सूरत हाल है, मौसम के तेवर हैं, वो किस तरह से मुल्क भर में रहने वाले। साथ साथ चूँकि मैं कराची से हूँ, इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। अंजुम नज़ीर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जो कराची का मौसम है कैसा रहने वाला है, और जो सूरत हाल है मुल्क भर में, क्या इसी तरह गर्मी बरकरार रहेगी या सुख का सांस भी मिलने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। स्टार्ट कराची से करते हैं। मई का महीना है और मई ऑफ कोर्स जो है एक पाकिस्तान का गर्म महीना होता है। अगर हम कराची से स्टार्ट करते हैं तो कराची में आज जो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम यहाँ आने वाले दिनों में है वो 35 से 37 के दरमियान में रहेगा। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो एवरेज तकरीबन 40 से 50 के दरमियान में है, यानी कि जो एक एवरेज होता है सुबह के औकात में ये ह्यूमिडिटी तकरीबन 70 से 80 के पास होती है और शाम के औकात में 50 से 60 के पास होती है। ताहम साउथ वेस्टर्नली विंड्स तो चल रही है, जिनको हम समुद्री हवाएं कहते हैं, लेकिन उनका पेस बहुत कम है। इसकी वजह से जब आप खुले इलाकों में होंगे तो आपको ज़्यादा पसीना आएगा और महसूस किया जाने अंजुम नज़ीर साहब, आपकी आवाज़ हम तक कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर शायद ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन फैसल अभी हम मौसम की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कराची में कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी होने लगी है। ऐसा लगता है कि यहाँ इसी तरह का माहौल रहेगा। अगले 4-5 दिन जो है वो मैं पूछना भी चाह रहा था अंजुम साहब से कि क्या अगले 4-5 दिन में कराची वालों को कुछ एहतियात बरतनी चाहिए कि मौसम कैसा रहेगा, बिकॉज देयर आर सम रिपोर्ट्स कि शायद अगले जी अंजुम साहब अगर आप हमें सुन सकते हैं, क्या कराची में अगले 4-5 दिन मुश्किल होंगे मौसम के एतबार से? अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनटिल अनलेस वो हमसे कनेक्ट होते हैं, हम आपको बताएं कि सूरत हाल जो है वो ये है मौसम की कि ऑब्वियसली मई का महीना है, गर्म महीना रहता है और ख़ास तौर पे कराची सिंध में तो काफ़ी गर्मी। अच्छा, कराची सिंध की तो बात कर रहे हैं फैसल, लेकिन कराची की मैं ये भी बताती चलूँ, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गर्मी होती है। कराची की शाम में बड़ी फेमस है कि शाम बड़ी खूबसूरत हो जाती है। दिन में कितनी गर्मी हो, गर्मी की शिद्दत, शाम में ठंडक का एहसास ज़रूर हो जाता है। हाँ, लेकिन वो जो दिन भर काम करने बाहर निकल रहे हैं मजदूर और बाकी अफराद, हाँ। वो बड़ा जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे ये भी शुनीद है कि शायद मानसून पहले ही आ जाए। माहिरीन ने ये भी कहा है कि मानसून जो है पहले आ सकता है, बारिशें पहले हो सकती हैं। बिल्कुल, और वेदर पैटर्न हम देख रहे हैं कि ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, तब्दील होता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शिद्दत की गर्मी हो रही है, शिद्दत की सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन उम्मीद तो यही कर सकते हैं, हम दोनों उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि गर्मी ज़रा कम पड़े, सर्दियाँ ज़रा जल्दी आ जाए। मुझे ज़ाती तौर पे सर्दियाँ पसंद हैं। इसका मतलब कि आपको कुछ पसंद ही नहीं, क्योंकि सर्दियाँ कराची में है ही नहीं। अच्छा, ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर बात करते हैं मार्का हक़ की कामयाबी के बाद अफवाज पाकिस्तान से मुल्क भर में इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तलबा हैं, उन्होंने राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे जेट-10C का ये ह्यूमन मॉडल बनाया है और साथ साथ जो है वो नारे भी लगाते रहे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिज़ा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही, जो कि बड़ा खूबसूरत मनाज़िर देखने में आए। अभी एक वक्त हुआ ब्रेक का। एक बार फिर सुबह खैर, वेलकम बैक। अच्छा, हमने आपको शो में बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान अपनी जो एकता है, जो अपनी यूनिटी है, उसको कायम रखा। लेकिन दूसरी ही जानिब अब भारत में क्या हो रहा है, बड़े चर्चे थे जो उनकी कर्नल थी सोफिया कुरैशी, जब ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताने के लिए वो आ रही थी, जिसको इंडिया ने बहुत ग्लोरीफाई किया था कि एक जानिब उन्होंने एक मुस्लिम खातून बैठाई थी, एक जानिब एक सिख, और बीच में उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो कश्मीरी थे। तो ये बताने की कोशिश की कि जी हम एक हैं। वो कितने एक हैं, वो अब कल भांडा उसका फूट गया है। जो दहशतगर्द जमात है उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनके ये एक मिनिस्टर हैं माशाल्लाह से, ये मिनिस्टर साहब ने सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया है। अच्छा, इन्होंने इस तरह का जहर घोला है कि हम सुनाना भी आपको पसंद नहीं करते। ये जहर में बुझी
ज़ुबान। लेकिन अब ये देखने की ज़रूरत है इस मौके पे वो तमाम तर भारतीय मुसलमान जो कि असदुद्दीन ओवैसी के ज़ेर असर हैं, जो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, ये है आपके लिए तोहफ़ा, ये है आपके लिए। वो शायर कहते हैं ना, इधर के रहे ना उधर के रहे। कर्नल सोफिया को इन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद तो एक बहुत ही महज़ब अंदाज में हम ये कह रहे हैं कि निशाना बनाया। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये वो जो दहशतगर्द आए थे, जिन्होंने कश्मीर में पहलगाम में मारा, अभी उस पर भी डिटेलिंग बाकी है कि वो आए थे या आपके अपने भेजे हुए थे। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि 10 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बट गौर वंस यू स्टैप समवन आप उसके बाद माफ़ी मांगते रहे। आपने छुरा तो घोंप दिया ना। फजूल बात है। और भारत के लिए एक महज़ब सी ज़रा मैं दलील और बात कह देती हूँ, महज़ब है, लेकिन भारत को चलें ऑन स्क्रीन यही बात कर सकते हैं कि भारत वही है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब पुराना वतीरा है भारत, यकीनन। तो चलिए, मार्क हक में भारत की शर्मनाक शिकस्त, गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा, ये भी आलमी सतह पर बेनकाब हो रहा है। अब भारतीय सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी भी नहीं बची है, इसीलिए उन्होंने अपने हम असर इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पियर्स मॉर्गन का शो है अनसेंसर्ड विद पियर्स मॉर्गन, और पाकिस्तान से हिना रब्बानी खर थी और यूट्यूबर थे शहजाद गयास शेख, इनको दावत दी गई थी। भारत की जानिब से कई बार पाकिस्तान का दौरा करने वाली बरखा दत्त थी, और उनके वो यूट्यूबर जिनको अभी अभी एक नहायत ही घटिया मजाक करने पे उनकी अदालत में बुरी तरीके से घसीटा गया था, उनको मदऊ किया गया था। दोनों ही मुतनाज़ा शख्सियात हैं। जाली खबरें बरखा दत्त ने दी और बहुत ही अखलाकियात से गिरे हुए जोक्स हैं वो रणवीर ने किए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान से शहजाद गयास शेख ने जो मंजी ठोकी है और ठोक ठोक के जवाब दिए हैं, उसका तो कोई अब एवरीवन इज़ लाइक प्रेजिंग शहजाद। पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिस वक्त आपको पियर मॉर्गन ने तमाम सूरत हाल बताई और लाइन अप किया, तो क्या आपको उस वक्त पता नहीं था? क्या टॉपिक कुछ और बताया गया था, बात कुछ और हो गई थी? एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे नहीं लगता कि पियर्स मॉर्गन को भी इल्म था कि उसामा बिन लादेन पर गुफ्तगू होगी या मुंबई अटैक्स पर गुफ्तगू होंगी। जिस तरह उन्होंने पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया, उन्होंने पूरा ही कार्ड ब्लांच दे दिया था रणवीर को और बरखा दत्त को कि उनकी मर्जी है, वो जो कहना चाहें, जब की बात लेकर आना चाहें। हिना रब्बानी खर को तो जाफर एक्सप्रेस की बात करने से रोक दिया था, बोला कि ये व्हाट अबाउटरी है, आप टॉपिक पर रहें। पर उनको इजाज़त थी उसामा भी आ जाए, 10-15 साल पुरानी कहानियाँ भी आ जाएँ, उमर सईद शेख का भी जिक्र आ जाए, तो नहीं, जाहिर सी बात है मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। जब उन्होंने कांटेक्ट किया था तब उस वक्त जंग चल रही थी। 5-6 दिन पहले शो से उन्होंने मुझे बताया था, बाकी पैनलिस्ट उस वक्त नहीं बताए थे, वो आखिरी रात बताए गए हैं। तो एक जनरल सी बात थी कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू होगी। थोड़ा बहुत ऑन द डे उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया था कि शायद इसके अराउंड गुफ्तगू हो कि क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, क्या इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है। बट उसके अलावा इस तरह से कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस या टॉपिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी थी। और जिस तरह कौन गई है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि शो के प्रोड्यूसर्स को भी पता था कि कॉन्वर्जेशन यहाँ जाएगी। अच्छा, जिस तरह शहजाद मॉर्गन ने शो कंडक्ट किया है, जिस तरीके से वो लेके चले हैं, उससे आप कितना मुतमईन है? क्योंकि देखने वालों को ये बहुत जानिबदाराना रवैया भी इनका नज़र आया। नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त कुछ 2 मिलियन व्यूज़ हैं, उसमें से जितने भी इंडिया से नहीं हैं उनको ये बायसनेस क्लियर होगी। वो दुनिया के सामने है कि जो बायस था, और ये कोई नई बात नहीं है। इजराइल फ़लस्तीन के इशू पे भी हम देखें तो एक क्लियर बेंट, एक क्लियर बायस नज़र आता है। शो के दौरान जिस तरह उस पर चढ़ाई कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि मैं नवाज़ शरीफ हूँ और मैं इरशाद भट्टी के शो में चला गया हूँ। तो बायस वाज क्लियर टू सी। शो शुरू भी पियर्स मॉर्गन की गुफ्तगू से नहीं हुआ, बरखा दत्त ने शो शुरू किया। उनसे तो सवाल भी नहीं पूछा गया, उनको पूरी इजाज़त दी गई कि आप जो नैरेटिव है, आप जो आपको लगता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वो लिस्ट कर दें, वो हमें बता दें। फिर उसके अकॉर्डिंगली दोनों ने मिलकर हिना रब्बानी खर को कॉर्नर करने की कोशिश की, येस और नो क्वेश्चन में उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। आप देख लें हिना रब्बानी खर को कितनी दफ़ा काटा गया, बोलने नहीं दिया गया। बनिस्बत बरखा दत्त से शो शुरू हुआ, बरखा दत्त से शो ख़त्म हुआ। मेरे तो मुंह से मुझे नहीं लगता 2 लफ्ज़ भी निकले होंगे पूरे शो में विदाउट बीइंग इंटरजेक्टेड। अगर पियर्स मॉर्गन थोड़ा सब्र दिखा दें कभी गलती से, तो बरखा दत्त शुरू हो जाती थी या रणवीर शुरू हो जाते थे।
मुझे तो मेरे ख्याल से कोई ख़ास स्कीम बनाई हुई थी कि इसको तो बोलने ही नहीं देना। शायद मेरी पहली लाइन के बाद ही उनको इतना खौफ था कि ये करियर ही ना ख़त्म करके चला जाए कि उन्होंने मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। अच्छा, बाज़ाहिर तो देखने में यही लगा कि फुल फ्लैश जो है वो बाइनस शो की गई, और लेकिन इसमें खुशाइन ये था कि आपके मौक़िफ़ की तो जीत हो ही गई है, आपकी लाइन सिलेक्ट की गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारा इतना ड्रामा क्यों किया गया, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो लग रहा होता है कि नशे में है, तो आपके मौक़िफ़ की तो एक बड़ी जीत है ही। जी, वो तो ज़ाहिर सी बात है, पियर्स मॉर्गन ने खुद तो नहीं ट्वीट किया होगा, उनकी टीम ने देखा होगा कि कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, कौन सी लाइन को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। आपको तो पता है सोशल मीडिया का खेल क्या है कि जो सबसे ज़्यादा सेंसेशनलिस्ट लाइन है उसी को इस्तेमाल किया जाए। तो वो मुझे भी लग रहा था ये खुद ही रणवीर को ट्रोल कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें जानती है या बायस है। बस उनको लगा कि ये सोशल मीडिया पे लाइन चलेगी, और सही था ये वाली और रफ लाइन तो सोशल मीडिया पे बहुत। अच्छा शहजाद, कई शोज़ आपने भी किए, लेकिन जिस तरह पियर्स मॉर्गन ने शो किया उसमें कोई नतीजा खेज़ बात तो निकल नहीं पाई ना। कितना मुत्तफ़िक़ है कि इस तरीके के मायने खेज़ शोज़ हैं वो होते रहने चाहिए, या फिर ऐसे शोज़ होने चाहिए कि जो बिला नतीजे ही ख़त्म हो जाएं? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शो से अगर कोई माना खेज़ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहा है या किसी इशू को समझना चाह रहा है, तो ऐसे शोज़ देखकर आपको किसी इश्यूज़ के बारे में समझ में आएगा। इसीलिए जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है वो मैं प्रेफर करता हूँ। कहीं ना कहीं हम में थोड़ी सेल्फ हेट है, तो हमें लगता है हमारा ही मुल्क ऐसा है कि बस 4 डब्बों में लोगों को डालकर एक दूसरे को गालियाँ दिलवा दो। ये दुनिया भर में सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए इस तरह के फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पियर्स मॉर्गन सही शो करते हैं, जिस तरह अर्नब गोस्वामी इंडिया में करते हैं। इससे कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि यार माना खेज़ गुफ्तगू नहीं हुई, मेरिट्स ऑफ द आर्गुमेंट डिस्कस नहीं हुए, कॉन्टेक्स्ट डिस्कस नहीं हुआ। दीज शोज़ आर नॉट डिज़ाइंड फॉर दिस। दीज शोज़ डिज़ाइंड के कन्फ्रंटेशन हो, वर्बल वॉलीज हो एक दूसरे, और करके भी कान में, जिस तरह पाकिस्तान में प्रोड्यूसर बोल रहा होता है उसी तरह वहाँ भी बोल रहे होते हैं कि रिएक्शन आए, वायरलिटी मिले। जिस तरह जो सबसे वायरल मोमेंट था वो इस्तेमाल किया उन्होंने। आपने भी कहा पियर मॉर्गन भी भारतीय अर्नब गोस्वामी की तरह शो करते हैं ताकि रेटिंग आए। जब आपको मालूम था, आपने क्या सोचकर इस शो के लिए फिर हामी भरी? जब मुझे पहले फ़ोन आया था मैंने उनको यही बोला था कि मुझे शाउटिंग मैच का हिस्सा नहीं होना, तो मैंने कोशिश की थी थोड़ी माजरत कर लूँ, पर मेरी फिर उनकी प्रोड्यूसर से बात हुई जो बहुत ही एक अच्छी खातून है, उनसे मेरी बहुत अच्छी बात हुई और वो यही कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं, वो खुद भी पाकिस्तानी हैं, कि पाकिस्तान की कोई एक रिप्रेजेंटेशन हो, कोई जवाब दे सके कि दूसरी तरफ से ऐसा होगा। आपने जिस तरह गुफ्तगू देखी, हिना रबानी खैर हैं, पॉइज्ड हैं, वो उनमें एक ग्रेस है, उनका एक स्टैचर है, वो कभी ज़िंदगी में बरका धत के लेवल पर आकर अपने आप को रिड्यूस करके उस तरह गुफ्तगू नहीं करती थी। तो मैं जब वो होते हुए भी देख रहा था तो मैंने सोचा टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, और मैं बहुत खुश कि उनकी प्रोड्यूसर ने मुझे पुश किया टू कम टू द शो, क्योंकि मेरे ख्याल तरह मैंने उनका हिना रबानी खैर वुड हैव नेवर गॉन डाउन टू देयर लेवल, बट आई थिंक आई वेंट लेवल एंड बीट। अच्छा शहजाद, नाउ जब मॉर्गन ने शो शुरू किया, अमरीकी जर्नल को लिया, उन्होंने वाज़ेह किया कि सारा मसला कश्मीर का है, बट मॉर्गन हिमसेल्फ डिडंट से एनीथिंग अबाउट कश्मीर इन हिज होल शो। तो इस बात को जाहिर करता है कि मसला कश्मीर की हसासियत का शायद उनको अंदाज़ा ही नहीं था। सो बतौर इन्फ्लुएंसर जब आप पूरी दुनिया में दीगर लोगों से मिलते हैं शहजाद, क्या लगता है आपको दुनिया को मसला कश्मीर की हसासियत का पूरी तरह अंदाज़ा है, या आम यूरोपीय मगरबी दुनिया इस मसले से उस तरह से आगाह नहीं है जैसे उसे होना चाहिए? इस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमें लगता है कि अक्सर जो मसले हैं वो इधर यूनिक टू पाकिस्तान, दुनिया भर का यही मसला है कि वायरलिटी के लिए जब आप शोज़ करेंगे तो यही होगा कि कल इसराइल फ़लस्तीन पे एक्सपर्ट होंगे, आज आप इंडिया पे एक्सपर्ट होंगे, बीच में आप रशिया एक्सपर्ट होंगे, कल को खुदा ना खास्ता और जंग हो गई तो आप वहाँ एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो पियर्स तो मेरे ख्याल से पता भी नहीं था कि कश्मीर है कहाँ, दोनों के बीच में कहाँ है। जहाँ कश्मीर का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जो इंडिया की कम्युनिकेशन रही है, इंडिया की जो अराउंड द वर्ल्ड नैरेटिव सेटिंग रही है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि दे हैव इंश्योर्ड कि ये गुफ्तगू तो कभी ना हो। बलूचिस्तान में टेररिस्ट वाक़या होता है, ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस होती है कि इंडिया का हाथ है, लेकिन साथ साथ ये भी डिस्कस होता है कि जो लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं बलोच लोगों के या पाकिस्तान को गलतियाँ की हैं उन पर भी होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती है। इंडिया में ये गुफ्तगू की जगह ही नहीं है, एंड दे इंश्योर इंटरनेशनल मीडिया पे भी ना हो। ये गुफ्तगू कभी ना, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं
इंडिया की पॉलिसीज़ क्या रही हैं कश्मीर में जो गलत हैं। गुफ्तगू यही कि जो मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, वो पाकिस्तान कर रहा है ताकि फोकस पाकिस्तान पे रहे, फोकस कश्मीर पे ना आए, फोकस इंडिया पे ना आए, इंडिया की फीलिंग्स ना हो। और इंटरनेशनल मीडिया ये गलती करता है कि इस गुफ्तगू में आप पाकिस्तानी बुला लोगे, आप इंडियन बुला लोगे, जो कश्मीर के लोग हैं या उनकी आवाज़, उनको ना इंडियन मीडिया पे स्पेस दी जाती है, ना इंडियन सोशल मीडिया पे स्पेस दी जाती है, ना इंटरनेशनल मीडिया पे उनको बुलाकर पूछा जाता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच शहजाद ग़ियास, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ख़ानदान का आलमी दिन। पाकिस्तान में ख़ानदान की अहमियत जो है वो हमेशा से रही है, बट क्या अब वो अहमियत जो है वो कम होती जा रही है? मोटिवेशनल स्पीकर उमर जलियावाला हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो उमर भाई, फैमिली दैट वाज या इज़ दैट बॉन्ड जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी को जोड़ के रखता है, बट यू नो करंटली डू यू फील द सेम कि अभी भी हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है इट हैज़ द सेम मॉरल वैल्यूज़, लेकिन या फिर वो अब थोड़ी सी मुंतशिर हो रही हैं? देखिए एवोल्यूशन तो आई है, ज़ाहिर है लोग बड़े मसरूफ़ हो गए विद इन फैमिलीज़। जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ थी उसमें भी लोग बड़े मसरूफ़ हो गए हैं, फ़ोन्स लेके बैठे होते हैं, अपनी अपनी दुनियाएं खुल गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत हद तक आपको एक कलेक्टिव सेंस पाया जाता है जो कि हमें बहुत स्ट्रेंथन करता है। आपने जो बात की कि हमारी तवज्जो गिरती जा रही है दुनिया भर में, तो देखें ना शो में भी आखिरी 5 मिनट दिए जाते हैं फैमिलीज़ को। सो कहीं ना कहीं शोर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आज के दौर में, लेकिन उसमें जो अहम है, जो हमारे साथ है हर वक्त है, हमें फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली हमारे साथ होती है। मुश्किल वक्तों के अंदर हमें शनाख्त देने वाली हमारे वो रिश्ते जो कि ज़िंदगी भर तकवीत रखते हैं, तो बड़ा अहम एंकर है हमारी ज़िंदगी का फैमिली। और ये ना हो तो आप बड़े लॉस्ट हैं। हम इस मुल्क में ब्लेस्ड हैं और थोड़ा सा कंसर्न है कि कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी कम हो जाती है, आपको अपनी चीज़ें करने का मौका कम मिलता है या फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है, लेकिन वो तो पैकेज का हिस्सा है। वो पैकेज का हिस्सा है। लेकिन उमर, अभी की सिचुएशन देखते हुए, आपकी ऑब्जर्वेशन देखते हुए क्या समझते हैं कौन सा वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा आजकल चल रहा है? एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हम देखा करते थे जिसमें हम सब भी बड़े हुए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था जहाँ आपके बड़े आपके साथ मौजूद हैं। अब क्या ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं जी अकेले रहा जाए और प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब होती है? मेरा ख्याल डिपेंड करता है कि आपकी कैसी है सेटिंग, आपकी शादी कैसी है। जहाँ पे होती शादी मर्जियों की है, आप जानती हैं कि वो बाज़ मरतबा फैमिलियों से इख्तिलाफ़ रखती है, और वहाँ बहुत अच्छा फ़ैसला होता है कि आप साथ ना रहें या पास रहें, लेकिन लड़ाई वाले बिल्कुल माहौल ना क्रिएट करें। लेकिन बहुत जगहों पे मैंने नौजवानों से अब ये सुना है कि क्योंकि जब बच्चे होते हैं और ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई, तो उन्हें एहसास होता है कि साथ रहने में कितनी बरकत है, कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड हो जाती हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चों को देखने वाले मौजूद हैं, आपका ख्याल रखने वाले हैं, आपको वक्त चाहिए वो मुमकिन हो जाता है। तो एक शेयर्ड सेंस जो है वो आई थिंक कोरोना के बाद और मुश्किलात देखने के बाद मैंने नौजवानों से काफ़ी सुना है कि वो बरकतों का एहसास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानती हैं कि बहुत सारे नौजवान मूव किए हैं, अपने शहर छोड़ें, मुल्क छोड़ें, तो वो तो इनफरादी फैमिलियाँ ही अब बसा रहे हैं। अच्छा उबैर, यू नो जब हम ख़ानदान की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू मैरिज, बट फैमिली इज़ मोर देन मैरिज, राइट? ख़ानदान का निज़ाम जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ, हमारी जो मेमन कम्युनिटी है, चाहे वो बांटवा हो चाहे कोई भी हो, वो ख़ानदान दर ख़ानदान अपना कारोबार लेके चल रहे होते हैं, और ऐसे दूसरी भी उसमें भी है। सो इट्स नॉट जस्ट यू नो लिमिटेड टू मैरिज कि जी हम पसंद की करें या उसकी नहीं करें, ये वाला भी आंसर है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारी फैमिलीज़ में कि वो पूरा कारोबार लेके चल रहे हैं। पावर फ्लो करता है, प्रोफेशंस फ्लो करते हैं फैमिलीज़ में, वेल्थ फ्लो करती है, बिजनेसेस फ्लो करते हैं, लेकिन उसूल भी फ्लो करते हैं, इक़दार भी फ्लो करते हैं। और सवाल पूछना चाहिए कि आपकी फैमिली का फेवरेट ड्रामा कौन सा है, और सिर्फ वो नहीं जो आप टीवी पे देखते हैं, बल्कि वो जो कि आप हर टेबल पे बैठ के बात करते हैं। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी फैमिली की आपको फ़ख्र देती हैं? अच्छी चीज़ें भी देखें, लेकिन क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि चुभ रही हैं? अब आप जानते हैं कि जनरेशनल डिफरेंसेस हर
फैमिली का हिस्सा होते हैं और हर फैमिली को कुछ चीज़ों पे इवॉल्व करना होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमने हमेशा लुक डाउन किया, हमने कहा नौजवान अपना करें, खुद से बनाएं और अपने पैरों पे खड़े हों, लेकिन मैंने बड़े होते हुए ये भी देखा कि कहीं ना कहीं बड़ी सेंस भी है इस बात में कि बाप ऐसा कुछ बनाता है, घर ऐसा कुछ बनाता है, ख़ानदान जो कि जेनरेशनली फ़्लो करता है। इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, इसमें बहुत जनरेशन्स आगे प्रॉस्पर करती हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। और मेमन्स ने, दिल्ली वालों ने, बोरा कम्युनिटी ने, स्माइली कम्युनिटी ने, जो भी कम्युनिटीज़ बिज़नेस फ्रंट पे आगे खेली हैं, आप देखें कि उनके बच्चे अलग तरह से फिर दुनिया को देख पाते हैं और उनका दहन कारोबारी तौर पे ट्रेन होता है, इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो जाते हैं और बात चीज़ें आप इनहेरिट करते हैं। अच्छा उमर, एक चीज़ मगरिब से कम हमने अडॉप्ट नहीं की और अल्लाह करे कभी भी ना करें कि अपने माँ बाप को अलग कर दिया जाता है। मगरिब में ये एक नॉर्मल एक रिवाज है कि माँ बाप आपके ओल्ड एज होम में जाके रहते हैं या आप खुद अलग हो जाते हैं कि नहीं जी हमें प्राइवेसी चाहिए। तो पाकिस्तान में कम से कम ये रिवायत बड़ी मोहब्बत से कायम है कि अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को हम अपने पास रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोग सालों अपने पेरेंट्स को वेजिटेबल स्टेट में, जिसमें वो हिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनको हर वक्त वॉशरूम सपोर्ट से लेके फीडिंग सपोर्ट चाहिए होती है, पाकिस्तान में फैमिलीज़ करती हैं। ओल्ड एज होम्स बहुत कम हैं, बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ या बच्चे होंगे जो कि अपने माँ बाप को छोड़कर आएंगे। और मेरा ख़्याल है कि ये सबसे बेहतर ज़िंदगी का क्लोज़ है और इसीलिए मैं सराहता हूँ इस निज़ाम को कि इसमें ओल्ड की भी सपोर्ट है और यंग की भी इतनी सपोर्ट है। बच्चे को भी बहुत पेरेंट्स मिलते हैं, तो केयर जो है कहीं ज़्यादा होती है कलेक्टिव के अंदर। सो बहुत आपने खूबसूरत बात की है और ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है और ये दुआ करें कि ऐसा ही रहे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच शुमैर भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। का वक्त होता है ख़त्म, लेकिन जाते जाते हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते जाते हैं। देखें, मीम वॉर में हमारा कोई सानी नहीं है और भारत ने जितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं, अब हुआ ये है, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त भी ले लेते हैं। ये वीडियो है, एक भारतीय शख्स है, ये ब्लैकआउट के दौरान भाई साहब नारा लगा रहे थे और उसके बाद आप देख सकती हैं भाई का रिएक्शन। सो यू नो क्या जंग कैसे जीती जाती है ये भी हम बखूबी जानते हैं, मीम से जंग कैसे जीती जाती है इसका भी जवाब दे दिया। फिल वक्त के लिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।